कोई बड़े हाथ में लगा थोड़ा दुआर करा दे। पीपी साहब वकील साहब से भी आग्रह करूंगा उनका बहुमान कराएं। श्री नागजीराम जी, श्री सोशे साहब, कौन है मोहताज जी गोसाई और किसी का नाम वीरावा से विरम जी जाटो लील सर। आप हरियाली से बता रहे हैं, आप भी, आपका बाबूलाल जी आप भी आए। में विराजमान है श्रीमान सरपंच साहब हीरालाल जी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे तुलसाराम जी सिंगाड़िया। श्रीमान हीरालाल जी मंडल सरपंच लीलसर का स्वागत करेंगे तुलसाराम जी सिंगाड़िया। श्री भंवरलाल जाटौर हम देख दो रमेश जी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। ईश्वर जी नवल आप हमारे लीलसर के सरपंच साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। भिखाराम जी भायल लीलसर ग्राम पंचायत के जो लोग बैठे हैं सरपंच साहब का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी बारी बारी से आवे। गिरधारी जी कुलदीप मोहन जी जाटो हमारे बीच में। संत रैदास वाणी संस्थान के उपाध्यक्ष, आपका हम सभी की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत। और मैं आग्रह करूंगा रैदास मंडली के शांति सिंह, तो आप नाम फरमाइए। कोई बात नहीं, नाम फरमाइए। घर की मौके जो के आप हेरा दे सामने बोलो संत रविदास की सामने आज रो थे उधर हम जी मार नीचे आ जा छाप रख दे माट नेड़ी ओर फटाफट जे माला पेरानी दे फटाफट आ जाओ ना खुश रहो बेटा। मैं आग्रह करूंगा संताराम जी आप माला भेंट करना। आज रो मुख्य कार्यक्रम है विचार गोष्ठी। जान महीने विचार महीने में पहलो शुभारंभ हमारे वार्ड मेरा अध्यक्ष पहले मेरे थोड़ा सा काम कर दीजिए। एक मिनट मैं थोड़ा सा एक मिनट से अपने प्रेम प्रकाश चौहान से मैं निवेदन करूं कि आप संबोधन आप चालू हुए आप सब जना विराजमान। मैं मंच को सुशोभित कर रही है रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी की बुलंद आवाज, हम सभी को इंस्पायर करने वाले परम आदरणीय सरदेव BN नवल साहब, आप जो यह तशरीफ लाए हैं दिल की गहराइयों से, प्यार और मोहब्बत से इस तपोभूमि में ग्रामवासियों की तरफ से और जटिया समाज बाड़मेर की तरफ से आपका बहुमान है, मान है, सम्मान है, अदब के साथ मंच को सुशोभित कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र मंडल के परम आदरणीय सरदेव आपके श्री चरणों में नम्र वंदन। श्री कृष्णानंद जी महाराज जो जयपुर से चल के आए हैं, आपके दर्शन पा करके हम धन्य हैं।
और उनके साथ चल के आए श्री 108 गुरुवर जीवाराम जी महाराज, आपका भी ये है परम आदरणीय चेना राम जी लील सर जाटोल साहब। आपसे हम सभी वाकिफ हैं, मगर मंच आपको देर से मिला, जब भी मिला आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अभिनंदन करता हूं हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच, हमारे साथी, मजबूत आवाज, एक कामगार और गांव खेत खलियान हेडा पड़ोस के अंदर मानवता चीतलों में लिपटी हुई जब बिलकती है तो हमारे सरपंच साहब वहां हाजिर हो जाते हैं। आपको नमन, आपका अभिनंदन है हमारे इस तपोभूमि में। और मैं रेगर महासभा के अध्यक्ष परम आदरणीय सरदेव भंवरलाल जी खोरवाल साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमें अग्रणी किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारी उंगली थामी है, परम आदरणीय चाटोल साहब, जो सदा सर्वदा हमारे साथ चले और हमारे को यहाँ तक लाके खड़ा करने में अपनी महती भूमिका अदा की। आपका अभिनंदन, स्वागत। पूर्व सरपंच वीरावा आदरणीय साहब का स्वागत। और सभी मंच को सुशोभित कर रहे जो गुरुवर जन है, भजन मंडली के, उनका स्वागत। और पगड़ी को सुशोभित कर रहे उद्दाराम जी की तपोभूमि में विराजमान वीरावा धाम के गांव खेड़ों खेत खलियान से पधारे सभी बुजुर्गों के श्री चरणों में मेरा नमन है। और बाड़मेर से पधारे आदरणीय सिंगाड़िया साहब को भी मेरा नमन है। सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और सबसे ज्यादा प्रणाम इस माता के उन आंचलों को करता हूं जो भारी संख्या में यहाँ इस तपोभूमि में विराजमान है। देखिए, मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले उन तमाम संत महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन जिन्होंने मानवता की अलग अपने समय काल के अंदर जगाई। यहां हम इस दिव्य भूमि के अंदर नहीं तो भजन करने के लिए आए हैं, नहीं भाषण करने के लिए आए हैं। आज आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बात बांधने के लिए आए हैं। जब हमारे संतों ने अपनी वाणियों के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया, उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया, मगर आज के चले गए वो हमें उठाकर हम उठ के भी संभल ना सके। जब संत महापुरुषों ने हमें जगाया, हमारा सिर फक्र से ऊंचा किया, मगर आज उन संत महापुरुषों का ये धाम इस खंडर अवस्था में है। आज इस बात को सोचने की जरूरत है। आज इस पीड़ा और वेदना को बांटने की जरूरत है। भजन तो हम सुनते आए हैं सत्संगों में, मगर उन भजनों को महफूज कौन रखेगा? उन वाणियों को इतिहास कौन देगा? उन वाणियों को किताबों में कौन पिरोएगा? ये ड्यूटी अगर जे किसी की है तो समाज के बंधुवर की है, उनके परिवार जन की है, मगर काम नहीं किया जा रहा। मैं उदाहरण दूंगा यहाँ की सरजमी का। प्रमादन सरपंच साहब विराजमान है। मैं सतीसी कौम से जुड़े हुई आवाज हूँ। मैं केवल एक समाज का नेतृत्व करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हर समाज के अंदर हर जगह जहाँ आवाम इकट्ठी होती है तो अदब से, सम्मान से, फख्र से याद किया जाता है कि आइए जटिया समाज के अध्यक्ष साहब आइए और अपनी बात रखिए। ये सम्मान पाया है इस कौम ने। तो यहाँ से पन्नौनियों का तला एक स्थान है और आग लगी थी एक कौम को। क्या लगी थी? सीने में आग लगी थी और पन्नानिया का तला के एक बहुत बड़े धाम को खड़ा कर दिया उस समाज में। उसका बहुत बड़ा इतिहास है, इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा। केवल केवल एक आग सीने में लगी और बाड़मेर का सबसे बड़ा धाम बना करके छोड़ दिया। वहां पे श्री श्री 1008 धर्मधाम मठ का नाम आपने सुना होगा, जिसको नमन और वंदन है। वो कैसे बना आपको पता होना चाहिए, आगे नहीं चलते।
अगर जो वही आग हम हमारे सीने में लगा देंगे, अगर जो वही बात हम हमारे सीने में बैठा देंगे, तो उद्दा राम जी का ये धाम, उद्दा राम जी की ये पावन पवित्र धरा, उद्दा राम जी की ये तपोभूमि को हम बहुत ही भव्य इमारत के अंदर खड़ा कर देंगे, एक रमणीय स्थल के अंदर खड़ा कर देंगे, एक मार्गदर्शन के स्थल पे खड़ा कर देंगे, एक एस्पायर के स्थल पे खड़ा कर देंगे, जिससे हमारे संतों का इतिहास जो है स्वर्ण अक्षरों में अच्छे पन्नों में लिखा जाए। आज उसके लिए हम इकट्ठे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैरोकारी करनी होगी, परिवार को आगे आना होगा। अपनी जेब से आपके पास बचत 5 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए निकाल के देखिए। फिर ड्यूटी बनती है आस पड़ोस, तन गनाइद, भाई गनाइद, फूफा, नाना, काका, बुआ। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए निकाल के देखिए। फिर ड्यूटी बनती है समाज की। देखते हो इस धाम को हम कितनी भव्यता के अंदर ऊंचा कर देंगे। ये ड्यूटी हमारी है, दैट इज फैंटास्टिक। मगर कोई प्रयास तो करे। इन्हीं के परिवार के कुछ सदस्य दान करना चाह रहे थे। मेरे पास बाढ़ में आए हमारे आदरणीय मोहन जी उपाध्यक्ष संपत्ति विराजमान है, परिवार के सदस्य, उनको 4-5 लाख रुपए लगाने। तो आज का ये स्थान, आज की पवित्र धरती के ऊपर अगर मैं सोचूं तो यहाँ लगाए जाए उन पैसों को। मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा नाम वाम। फिर हम कण कण का सहयोग करेंगे। हम घर घर के चूल्हों को टटोलेंगे, हम घर घर के पल्लू को, उसकी जेब को टटोलेंगे। इस उद्दा राम जी की सरजमी को बहुत भव्य बना देंगे। मगर उसके अंदर प्रयास करना होगा। केवल श्यामू जी को प्रयास नहीं करना होगा। श्यामू जी अगर ज्यादा प्रयास करेंगे तो इनके घर वाले इनको निकाल देंगे। दावड़ा देखे कि थार बाप रो फेंको तने 1 दिन दे देवा, 2 दिन दे देवा, महीनों महीनों तू घरू निकलोड़ो। टाबर की कृपाल नारी इर बात तो थोड़ो थोड़ो सब ने सहयोग करना। और काले संत शिरोमणि बहुत ही बड़ा संत जकाऊ आप सब महफूज बैठा संत शिरोमणि संत रविदास जी रो जयंती समारोह है। और बाढ़ मेरे मायने ये पावन मौके रे माथे बहुत ही बड़ी बुक बैंक और वाचनालय रो उद्घाटन है। तो संत शिरोमणि संत रविदास जी कहता है कि झर गई पूछ रो मांत झरे और पछुता का झरना बाकी है, और बार बार तन संवर गया मन अभी संवरना बाकी है। घणी हाथरी हाड़ी पेरी, घणो ते हाथरो पिचरंगी सापो पेरियो, उजला उजला कपड़ा पेरिया, हाथरो डियो लगायो, परफ्यूम लगायो, मुछारे दियो मोटो ताव। मगर मन जदे मेलो है, मन रे मायने खोट है, मन रे मायने देरानी जिठानी ईर्ष्या है, तो आपणो बारू चोखो रेणो काम कोनी आवेला। आ बात गले करतो तो सब पहली मनु पवित्र वेला आपने वेणो पड़ेला। पछे संत शिरोमणि संत रविदास कहवे के हाड मांस अरु रक्त से तन का बना आकार, और आंख पसारे देख ले सारा जगत जमाना। इन बात रे मायने जको आज जाते तारे आधार माथे खेत खलियान हेडा पड़ोस रे मायने जको बात आ कही दे कि ओ फलाणो, ओ ढीकड़ो, ओ बीरो, ओ थारो। और संत किया कि अगर देते सही दृष्टियों एने संतारी दृष्टियों देखो ला तो नजारो वही है कि सबारो एक जेड़ो शरीर है और हाड़ मांस वो बनोड़ो शरीर है। ये मोटी मोटी बात याद करनी है। संत जी कहता कि जाति पाति के फेर में और उलझ रहे सब लोग, और मानवता को खात है रेदा जाति के लोग। जाति किसकी? जाति जानवरों की। ये बात संत शिरोमणि संत रविदास ने कही। उन्होंने कहा जब ब्राह्मण संतों से उनका टकराव हुआ, ज्ञान के आधार पर टकराव होता था, यहाँ थोड़ी तलवारा निकलती कि तू छोटो मैं मोटो, नहीं, वो ज्ञान के आधार पर प्रश्न करते थे, जैसे हमारे कृष्णानंद जी महाराज करते जयपुर की पट्टी में। बहुत ही उच्च कोटि के विचारक है। कल हम इनके विचार सुनेंगे मंच पे 11 बजे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पता कर लूंगा कि जाति किसकी होती है, जानवरों की होती है, ना कि इंसान की। तो एक लोगों का झुंड है आज आपा बैठा, और 5 साल के टाबर ने भेज दा कि जा तो भाई इरमानु जटियो कुने बिन उठान ला, इरमानु मेघवाड़ समाज रो कुने बिठा उठान ला, इरमाने जाट समाज रो कुने उठान ला। तो 5 साल रो छोरो चुपचाप पाछो आ जाएगा, मैंने ठाई कुने काई
इन एक जानवरारो झुंड खड़ो है और 5 साल टाबर ने आप भेजा जा घेटा बच्चा ने पकड़ ला तो वो कान पकड़ लिया है, जा बकरी ने मेमना ने पकड़ ला तो वो कान पकड़ लिया है। तो पहचान जाति से नहीं जानवरों की होती है, इंसान की नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा बवंडर है, इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा बवंडर है, ज्ञान लेना पड़ेगा। और वाणियों में बहुत बड़ा रस है। अभी संत जी वाणियां कर रहे थे, मेरे कानों में गूंज रही थी इन वाणियों के एक एक अर्थ को, एक एक वाक्य को, एक एक लाइन को अगर दे मन ही मन पीले तो उद्धार वे जावेला। और थानो उद्धार करानो है तो ये धामने महफूज कर लो। ये जो स्थान है उद्धाराम जी महाराज रा प्रवचन मारी सुनोड़ा टाबरियो हो बट आता आपने गंगामाई मंदिर कने द्वार राम द्वारा रमान ठहरता, सब में भाग जाता, मखाना आकड़ा मिलता, मखाना लालच हो जाता तो काना रमान दो आखिरी पड़ जाता। बे आखिरा रो फर्क है, अब आजीबान चले जद काम पावे। तो मारो निवेदन वो है, सबानी मारो निवेदन है, जिन कार्य ने लेना पाई इकट्ठा होया हाँ, जी देने लेना पाई इकट्ठा होया। आज संकल्प लो, सभी संकल्प लो कि हम थोड़ा थोड़ा करके इस धाम को भव्य बनाएंगे। और परिवार वालों से मेरा निवेदन है कि आप यूं मुरझाइए मत, आप हड़बड़ में मत रहिए। हम सब बैठ करके इस धाम को बहुत ही भव्य धाम बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। और मालिक की दुआओं से, संतों के सानिध्य से, संतों के आशीर्वाद से और न्यात गंगा के आशीर्वाद से आने वाले समय में ये उद्धाराम जी का जो धाम है, तपोभूमि है, इसका नजारा कुछ और होगा। और विरावा मिल करके सभी परिवारजनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी एकजुट होकर के, मन मुटाव होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, जलसे होगा, हेडे का विवाद होगा, सब होगा, उसको अलग तरीके से रखिए। और उद्धाराम जी की तपोभूमि को भव्य रूप देने को अलग तरीके से रखिए। हमारे को इसको अलग रूप देना है, इसलिए व्यक्तिगत जो मन मुटाव है उसको आप अलग रखें और ये महान जो तपोभूमि है इसको और स्वर्णिम बनाएं, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया और कृष्णानंद जी महाराज आंखिया काटे कि जो बात मान्य करनी है। स्वर्गीय संत साहब कृष्णाराम जी महाराज, जीवाराम जी महाराज, धनाराम जी महाराज, राष्ट्रीय अखिल भारतीय रेगर महासभा भंवरलाल जी नवल साहब, तारा इंजीनियर साहब, गिरधरे जी, नागजी राम जी पूर्व सरपंच बिरावा, लील सर के सरपंच हीरालाल जी, भंवरलाल जी जिला अध्यक्ष बाड़मेर, अखिलीय रेगर महासभा के जिला अध्यक्ष चेनाराम जी लील सर, या अभी बलपत में इनो विकास होना चाहिए। विकास यूं वेला आप अटारी कमेटी बनाओ, एक दो नई कमेटी बनाओ चाहे गैरेज बनाओ चाहे किसरी बनाओ। मेरे भाद्र महीने ये जमीन है समाज के नाम में पटवारी करनो कटवा परी इन नाम रे मेडिसिन भरो जो समाज सहयोग करेला आगे मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं पुष्प वर्षा सभी जो समादरा मोतिया महंगा मेहमान आज पधारिया है और कृष्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में वंदन कर रहे कुलदीप साहब, सोल भेंट कर उनका। और अब पगड़ी के माध्यम से मान सम्मान बहुमान करेंगे। सिर पे ये बहुत ही बड़ा ताज कुलदीप साहब की ओर से। संत श्री उदाराम जी की
तो भाई साहब ऐसे ईमानदार आदमियों की हमारे जरूरत है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मेरे माई की कोई जरूरत नहीं। अपने बीच में विराजमान है मंच रे माते सादक खान जी हालीपोत्रा। तो यूं तो सब लोग संत उदाराम जी महाराज की तपोभूमि पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे समाज के सभी संतों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में मेरा नमन। मंच पर उपस्थित जयपुर से पधारे अखिल भारतीय रामजन मंडल के गद्दी नशीन जीवाराम जी महाराज के बाद में रूपदास जी महाराज और उनके शिष्य आदरणीय श्री कृष्णानंद जी महाराज, उनके साथ पधारे बिचून से हनुमानदास जी महाराज, साथ में सांगानेर से पधारे धन्नाराम जी महाराज, यहाँ पर हमारे बीच में जिन्होंने अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित किया है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मेहमान, जिसमें प्रमुख रूप से इस जिले के अखिल भारतीय रेगर महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री भवनलाल जी कोरवाल, सांचौर से पधारे और सात बायोसा ट्रस्ट के आदरणीय श्री बंशीलाल जी कोरवाल साहब, बाड़मेर चटिया रेगर समाज के अध्यक्ष वकील प्रेम प्रकाश जी चौहान साहब, हमारे बहुत ही अनुभवी और कर्मठ साथी आदरणीय श्री ताराचंद जी जाटोल साहब, पूर्व मुख्य अभियंता। मंच पर विराजमान अभी अभी मुझे थोड़ा सा याद दिलाया उन्होंने, चेनाराम जी जो स्थानीय हमारे साथी हैं, और इस मंच पर सभी को इकट्ठा करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया और पिछले 3 साल से मैं कहता हूं बार बार हमसे संपर्क में रहे आदरणीय श्री श्याम जी सिवासिया जी और मंच पर उपस्थित अन्य सभी मेहमानगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी हमारे कि जो कुछ बोलना था उन्होंने बोल दिया, कुछ छोड़ा तो है नहीं। पर आप ये विचार करें, हमारे बीच में बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं कि जब जब भी हमारे समाज के अंदर संतों का आना जाना रहा था, तब तक समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे का कहना मानना और हमारी जो भी संस्थाएं थी वो बहुत ही सुचारू रूप से चली। पर पिछले अगर आप 20-30 साल से नजर डालें तो संतों का आना जाना समाज में कम हो गया। हाँ, जैसे जिस तरह से अभी हमारे जो संत हैं यहाँ विराजे हैं, उनका मौके बेमौके आना था, लेकिन जो एक जन जागरण होना चाहिए समाज के अंदर, समाज की बात करने के लिए समय देके वो 1-1, 2-2 रात कोई बात करे और समाज के बीच में रहते थे, वो दौर जब से खत्म हुआ है तब से हमारा समाज जो है ना, उसमें अनुशासन की कमी आई है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आज से मैं अजमेर के अंदर रेवेन्यू बोर्ड में मेंबर था, तो वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वहां पर एक जवाहर रंगमंच है, उसमें पहली बार मैंने बहुत बड़ी संख्या में संतों को देखा। तो मुझे ये ऐसा लगा कि संतों को अगर ससम्मान उनको हमारे बीच में आने का निमंत्रण दिया जाए तो वो निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि हर कोई आदमी सम्मान चाहता है, हर कोई आदमी पहचान चाहता है, हर कोई आदमी अपने जो वाणी है उसको प्रदर्शित करने का समाज के हित में कितनी उपयोगी होगी उस बात को जो है ना, वो इच्छा रखता है कि भाई मैं समाज के प्रति ये कर सकता हूँ। तो आप देखिए कि हमारे समाज के सबसे बड़े संत ज्ञानी हमारे समाज के जो है ना ज्ञान स्वरूप जी महाराज जब जिंदा थे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने समाज से संपर्क रखा। आज़ादी से पहले पाकिस्तान के अंदर, आज़ादी के बाद में पूरे भारत के अंदर, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, सब जगह वो जाते थे
और उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं किया। उनका जो निवास था वो ब्यावर शहर के अंदर, ब्यावर के पास में गांव है गोहाना, जहाँ के संत नवलदास जी हुए थे, राष्ट्रीय संत। आपका मानना है कि वो राष्ट्रीय संत, तो उसी गांव के पास में ही, शहर के पास में ही है वो। और ब्यावर के अंदर उन्होंने पूरी उम्र अपनी एक कुटिया में निकाल दी। जो मंदिर था वहां पर उसकी एक कुटिया थी, उसके अंदर निकाल दिया। पुराने जितने भी संत ऐसे ही रहे हैं। हम छात्रावास में जोधपुर में पढ़े हैं, बहुत ताराचंद जी पढ़े हैं। वहां पर रामानंद जी महाराज की बात कर ले, चाहे गोपाल राम जी महाराज की बात कर ले, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। एक कमरा वहां दे दिया, बस उस कमरे में ही वो रहते थे और पूरा संचालन समाज का करते थे। चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनकी बात हो, चाहे हमारी बच्ची और महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात हो, चाहे कोई विवाद हो जाता है तो उनको निपटारे की बात हो, वो सारा मसले जो है ना उन संतों के सामने जाते थे। और बड़ी मीटिंग होती थी और ज्ञानगंगा छात्रावास के प्रांगण में। यहाँ से मुझे ध्यान है बंशीलाल जी को भी कई बार जो है ना वहाँ जाना हुआ होगा। तो वो जो एक समय था और वो जो एक नज़ारा था, उस वक्त तक खींचातानी भी होती थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत शांति से बैठते थे, तब भी आपस में विवाद होते थे, लेकिन वहां जाके वो विवाद एक बार निपटा दिया तो उसको वापस कोई उठाते नहीं थे। हमारा दुर्भाग्य ये है कि मारवाड़ में तो ये कमी हुई, पूरे राजस्थान के अंदर हमारे संतों की कमी हुई। जीवाराम जी महाराज के बारे में यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। जीवाराम जी महाराज जयपुर जिले के थे। बहुत ज्यादा उनकी इंट्रिकेसी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आजादी से पहले 1940 के अंदर उन्होंने राम जन्म मंडल की स्थापना की। आप सोच सकते हो, आजादी से पहले हमारी महासभा 1944 के अंदर जन्म हुआ था महासभा का, लेकिन उन्होंने उससे भी 4 साल पहले राम जन्म मंडल का गठन किया था। और राम जन्म मंडल का काम ये था कि वो गांव-गांव जाके, जहां जहां पर भी थोड़ा धार्मिक वातावरण अच्छा है वहां जाके, और भजन मंडली उनकी होती थी, नाम भी राम जन्म मंडल था। तो वहां जाके और ये समाज के अंदर चेतना की बात करते थे, समाज के अंदर जो कमजोरियां आई है उसको दूर करने की बात करते थे। और वहां अभी भी वो मंडल जो है ना अभी तक चल रहा है। उनके जो पीठाचार्य तो हमारे एक संत महाराज वहां जयपुर में रहते हैं, लेकिन उनका जो गद्दी नशीन है वो अभी आपको बनाया है पिछले 1 साल से। और ये इनको मैंने निवेदन किया है, सभी संतों को मैंने निवेदन किया है। रामजन्म मंडल ने, आपको ध्यान हो तो, इलेक्शन से पहले जयपुर के अंदर सांगानेर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसके अंदर अपने जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम जी, उनको बुलाया था, ओम जी बिड़ला साहब को। और उन्होंने भी वहां देखा तो संत महात्माओं के इतने बड़े संख्या में देख कर बड़े वो भी राजी हुए थे। और उनको भी लगा कि नहीं, ये समाज ऐसा है जिसके अंदर अभी भी संतों की बात मानी जाती है, संतों का आना जाना समाज में रहता है। तो ये काम आप लोग कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इस क्षेत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि जितना काम उदाराम जी महाराज ने बहुत सादगी से, तपस्या से किया, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल वकील साहब की बात से एग्री करता हूँ और सरपंच साहब की बात से भी एग्री करता हूँ कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसके सामने अगर विधिवत तरीके से कोई भी आप प्रस्ताव लाएंगे तो ये पैसा इसका निर्माण का आपको मिलेगा। लेकिन वही है कि जो कायदा है वो यहाँ सरपंच साहब ने कह दिया, सरेंडर करिए, जितनी जमीन है ये इसकी चारों तरफ की, उसका करके, और वो जमीन का एक अलग से एग्रीमेंट है वो लिख के दे दीजिए और जमाबंदी की कॉपी दीजिए, वो सरेंडर कर देंगे। वो इस ट्रस्ट के नाम से कन्वर्ट हो जाएगी। और कन्वर्ट होने के बाद में ये पैसा एमएलए फंड से भी दिया जा सकता है, एमपी फंड से भी दिया सकता है। जहाँ छात्रा, यहाँ पर जो है ना आप एक धर्मशाला भी बना सकते हैं, बहुत बड़ी अच्छी सी छतरी से भी बना सकते हैं, यहाँ और भी कोई गतिविधियां इससे जुड़ी भी कर सकते हैं। तो ये जो परिवार के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वही इसके ऊपर कंसंट्रेट करके और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस अवसर पे मैं तो एक बात तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें उदाराम जी महाराज की जो तपस्या थी, उन्होंने जो भी मन में चाहा समाज के प्रति, जिस तरह से उन्होंने काम करने की कोशिश की, वो जो अधूरी बातें रह गई उसको पूरा करने की जिम्मेवारी पहली परिवार की, फिर समाज की है। और उसमें काम जो है ना वो सरकारी पैसे उसमें लगने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लग जाएगा। समाज के बारे में मैं यहाँ 1993 में एडीएम आया था
और लगभग 13 महीने यहाँ एडीएम रहा। मुझे याद पड़ता है कि वीरावा के अंदर की बहुत बड़ी पंचायत थी, 2 दिन से वहाँ पंचायतें चली। सुबह सुबह मेरा कोई वहाँ पर था तो मैं बड़ा डरा हुआ था, बच्चा सा ही था, 93 कोई 30 साल पहले की बात है ये। तो इतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, सरकारी अफसर जैसे होते हैं वैसे ही थे। लेकिन मैं जब वहाँ से निकला तो मुझे कहा साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और कोई लगभग 15-20 हज़ार आदमी तो कम से कम ही होंगे। तो हिम्मत करके मैं गया, बोला तो थोड़ा ही, क्योंकि बोलने की जो है ना तो वो एक प्रैक्टिस थी और ना इतनी बड़े लोगों के बीच में, अनुभवी लोगों के बीच में, समाज के हमारे जितने भी अनुभवी लोग हैं उनके बीच में, पंचों के बीच में बोलना कोई सरल काम नहीं है। पर यहाँ मेरा ये मानना है कि जितना रेगड़ समाज एकजुट होके और कोई निर्णय लेने की क्षमता रखता है वो पूरे राजस्थान या पूरे हिंदुस्तान में दूसरा समाज नहीं रखता है। क्योंकि ऐसी संस्थाएं आपके यहाँ है, बाड़मेर की खुद की संस्था है जिनके अध्यक्ष वर्तमान में अभी वकील साहब हैं, पहले बबनलाल जी खोरवाल साहब रहे थे। वहां पर काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, लाइब्रेरी खुल रही है, पुस्तकालय खुल रहा है, छात्रावास चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। और जयपुर में हम बैठे हैं, जब वहाँ कोई बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर हिसाब से जो है ना सबसे ज्यादा पढ़ाई कहाँ है, सबसे ज्यादा नौकरी वाले जो है ना कौन सा जिला है, तो उसमें बाड़मेर और जैसलमेर जिले का नाम आता है। मैं हकीकत को बोल रहा हूँ आपको, आप संख्या गिन लें ऑल इंडिया सर्विसेज की, अपने रेगड़ समाज की बात नहीं करें, अपने मेघवाल समाज की बात नहीं करें, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो आज जयपुर के अंदर, जयपुर का जो जिला कलेक्टर है प्रकाश में जो राजपुरोहित है वो आपके बाड़मेर जिले का, और ऐसे बहुत सारे आईएएस हैं, जोगाराम जी यहाँ के हैं। और अभी हमारा एक युवा साथी, अभी हमारा भाई जो है ना वो प्रकाश, चंद्र प्रकाश जो नरसिंह दास जी का बेटा है, बड़ा गर्व के साथ हम उसका जो है ना सम्मान करते हैं कि वो आईएएस में सेलेक्ट हुआ है और उसको हिमाचल प्रदेश जो है ना कैडर मिला है और उससे भी मिलने का मौका मुझे मिला है। तो समाज के अंदर यहाँ आपके आरजेएस है, बकोलिया जी कोई आरजेएस है, आईएएस है, आपके आरएएस, इंजीनियर तो पता नहीं कितने हुए और रिटायर भी हो गए और अभी भी बनते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। जब वो अपनी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था तो मैंने पूछा था कि भी आज की तारीख में बाड़मेर शहर से कितने डॉक्टर हो सकते हैं, तो बोला साहब 26 डॉक्टर। बाड़मेर शहर से रेगड़ समाज के 26 डॉक्टर होना ये कम चीज है क्या? लेकिन इसका एहसास हम नहीं करते हैं कि हम किस दिशा में बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि देखिए जो मेहनत करने वाला होता है, मेहनत करने वाला परिवार होता है, मेहनत करने वाला समाज होता है, वो इस तरह से आगे बढ़ता है। और इसका उदाहरण इतने डॉक्टर, इंजीनियर और सारे वो लोग हैं। तो ये जो अभी जो एक मूवमेंट पकड़ रखा है, एक जो अपने एक गति पकड़ रखी है, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हम हर बार अफसोस इस बात का करते हैं कि हमारा समाज एक नहीं है। ये कोई रेगड़ समाज की बात नहीं है, ये कमजोरी या ये जो एक व्याधि है वो बहुत सारे समाजों में है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद को लेके है, कहीं गोत्रवाद को लेके है, कहीं पर पढ़ा लिखा वर्ग और जो उसी समाज का जो अनपढ़ वर्ग है उसको लेके है। अपने यहाँ पर अभी पंच पंचायती का मामला ज्यादा नहीं है, लेकिन अन्य समाजों में पंच पंचायती का मामला तगड़ा है। गुर्जर समाज के अंदर एक अगर वहां से आदेश हो गया तो कोई गुर्जर उसको टाल नहीं सकता। जाट समाज के अंदर अगर कोई एक आदेश हो गया कि भाई, जैसे गुर्जर समाज ने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक आदेश जारी किया था, कोई भी लड़का दाढ़ी बिना दाढ़ी बनाए और दाढ़ी के साथ अगर शादी करने जाएगा तो उसकी शादी नहीं होने देगी। ये हम सोच सकते हैं क्या? और अगर हम आदेश जारी कर भी दें तो कहना ही नहीं मानते हैं कोई। हम ये कहते हैं कि भाई ये जो आप रात को वो डांस वाला जो है ना, म्यूजिक वाला क्या सिस्टम है, डीजे जो पूरे शहर में घुमाते हो, गलियों में घुमाते हो, उसका क्या औचित्य क्या है ये बताइए। आप किसको दिखाना चाहते हो? आपको नाच कराना है? हमारी बहन बेटी जितनी भी है डांस करे ना, शादी के अंदर खुशी का मौका है, बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए आप अच्छा सा स्थान लीजिए, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो है ना आप नाचिए वहाँ पर जितना है। लेकिन हमारी बहन बेटियां वहाँ सड़क पे चलती है। अब तो बहुत सारी सरकारों ने जो है ना वो गलियां भी साफ करा दी, उसके अंदर सीसी रोड भी बन गया, पक्के रोड भी बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन एक जमाना था जब कीचड़ के अंदर हमारे बच्चे जाते थे और डांस करते थे। तो हम गलियों में डांस करने क्यों जाते हैं? इस पे बैन लगाया हुआ है महासभा की तरफ से, लेकिन मानते नहीं है कोई।
ज्यादा कुछ करो तो बोलो नहीं माँ सभा कौन होती है, हमारे तो एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, तो हम इस वक्त पे भी नहीं नाचेंगे, इस अवसर पे भी नहीं नाचेंगे। फिर नाचो ना, आप मना कौन करता है। लेकिन नाचना भी एक कला है, उसको एक ऐसी जगह पे प्रदर्शित करना चाहिए जिससे पूरे परिवार, समाज और लोगों को आनंद मिले। उसकी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। फिर जो ना पुलिस में केस होते हैं, पता चलता है साहब के दारू पी के कोई आदमी बीच में घुस गया और जो है ना बदतमीजी कर ली, तो शादी तो एक तरफ धरी रह जाती है, हमारा टेंशन बढ़ जाता है। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में अभी नहीं पैदा हुई है, उसको रोकने की जरूरत है। और इसके लिए कई बार ऐसा लगता है कि जो पुराना सिस्टम अपना पंचायत वाला था वो ठीक था। किसी की हिम्मत थी कि कोई सगाई छोड़ दे, किसी की हिम्मत थी कि कोई शादी करने के बाद में आगे पीछे हो जाए, 50 बार जवाब देना पड़ता था। लेकिन अब जो है ना इतना खराबा हो चुका है कि लड़का लड़की तय कर दे, माँ बाप कहीं एक तरफ बैठे रहेंगे और वो जो है ना अपना सारा काम खराब कर देते हैं। माँ बाप की परवाह करते हैं, न कोई समाज की परवाह करते हैं, न कोई अपनी कोई रिश्तेदारों की परवाह करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनको हम जब तक समझ के और कड़े निर्णय नहीं लेंगे, ठोस निर्णय नहीं लेंगे, कठोर निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हमारा जो है ना काम बढ़ने वाला नहीं है। और हर बार हम ये कहते हैं कि हमें ये कमी है, ये कमी है। कमियां बहुत गिना दी। हर फंक्शन में, हर कार्यक्रम के अंदर जो हम ये कहते हैं कि हमें राजनीतिक रूप से पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो भी आपको रोका किसने? आप क्यों नहीं, जिस भी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, क्यों नहीं उस पार्टी में जाके कार्यकर्ता बनते हैं? क्यों नहीं वहां पर जो है ना संगठन से जुड़ते हैं? कोई पार्टी हो, विचारधारा आपकी है। समाज ये नहीं कहता है कि फला पार्टी से जुड़ो। आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी विचारधारा है, उस विचारधारा वाली पार्टी से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आम पार्टी हो, कोई भी हो, जिसको आप उचित समझते हो, जो समाज हित के अंदर आपका कहना, आपकी बात पहुंचाती है, वो आपका मदद करेगी, आपको आगे बढ़ेगी, उससे जुड़िए। आप संगठन से जुड़िए, आप काम करिए। जो जिला लेवल के और जो प्रदेश लेवल के लोग हैं, जो जिम्मेवारी देते हैं, तो पूरी करिए। वहां तो करते नहीं है। और 4-5 महीने जब चुनाव की घोषणा होती है, 4-5 महीने होते हैं यार, हाथ खड़े कर देते, बोलो साहब मैं तो जो है ना वो चोटिल से चुनाव लड़ूंगा, मैं तो साहब जो है ना बिलाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, मैं तो साहब जो है ना वो और कहीं जाके जो है ना खाजूवाला से चुनाव लड़ूंगा। वो इतना सरल नहीं है चुनाव लड़ना। आपका ग्राउंड लेवल पे कोई मेहनत नहीं है आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 आदमी जानते नहीं है, और एकदम से आप टिकट मांगोगे, फिर नहीं मिलता है टिकट तो हम गालियां देते हैं, इस पार्टी में तो जो है ना हमें तवज्जो नहीं देती है साहब। ये तो हमारे रेगड़ समाज को या किसी भी समाज को जो है ना जो सुनती नहीं है, उनकी बात ही नहीं कहना मानती। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, पुरजोर निवेदन है कि आप एक दूसरे की कमी और उसको गाली देना और उसको बदनाम करना बंद कर दीजिए। आपकी जुबान से आपके किसी भी परिवारजन की, किसी भी भाई की, किसी भी समाज बंधु के बारे में गलत बात राजनीतिक पार्टी के पास सामने नहीं जानी चाहिए। कितना ही बुरा है हमारे समाज का। वो हम अगर किसी जिलाधीश को कहते अरे साहब उसको क्यों टिकट दिया, उसके तो घर वाले इसका कहना नहीं मानते, वो तो साहब उसके पास में तो 4 वोट ही नहीं है, उसके तो परिवार वालों को आप 10 आदमी को बुला लो, इकट्ठा नहीं कर सकते। ये जो कमियां हैं ना, इन कमियों को हमें खत्म करना चाहिए और अपनी जो पॉजिटिव बात है वो करिए। तो मेरा इस मौके पर यह भी निवेदन है कि आप अपनी वर्थ, आप अपना जो अथॉरिटी है वो तभी आपकी मजबूत हो सकते हैं जब आप एक आवाज में समाज हित के अंदर करें और जो भी सक्षम आदमी उसके पीछे खड़े हो जाए। लीडरशिप आपको माननी पड़ेगी। और वो इसलिए कह रहा हूं कि कहना बहुत हो गया, हम पिछले 20 साल से यही बातें करते हैं कि साहब पार्टी हमें टिकट नहीं देती है, हमारे ये लोग हैं। अरे लोग हैं तो काम करके आप उनके साथ लगो एक बार। अच्छा, राजनीति में ऐसा भी नहीं है कि हमने आज ज्वाइन किया और हमें टिकट मिल जाएगा। लोगों को यहाँ आपके कितने ही लोग हैं, ये आपके जो कुछ नेता ऐसे हैं कांग्रेस बीजेपी की जिन्होंने 20-20 साल तक टिकट मांगते रह गए, फिर कहीं जाके उनको टिकट मिला। आप लोगों को भी पता है, चौटन में भी ऐसे कई केस हैं जिन्होंने 20 साल तक टिकट मांगते रहे वो, लेकिन उनसे ज्यादा मजबूत आदमी आगे आया, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो विद्रोह कर देगा। तो हमें अब ये कहना छोड़ना पड़ेगा और इस बात पे मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमारा कोई भी भाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो आरक्षित जो है ना वो विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां से मिलेगा तो किसी आरक्षित आदमी को, चाहे एक जाति वाले को मिले चाहे दूसरी जाति वाले को मिले, आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी। तो इसमें अब काम करना शुरू कर दीजिए और सीधा एमएलए बनने का मेरे हिसाब से वहाँ जो जंप लगाते हैं ना, वहाँ पर एकदम से जो छलांग लगाते हैं वो ठीक नहीं है। आप शुरू करिए सरपंच से,
आप शुरू करिए नगर पालिका में वार्ड पार्षद से। वहां आपका पांव अगर मजबूती से रह गया और अगर आपने वहां अपनी पहचान बना ली तो आपको आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सब लोग मदद करेंगे। तो वहां से मजबूती से शुरू करें और कम से कम आपको 10-15 साल का जो है ना वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो युवा आदमियों से, महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग, अब तो रिजर्वेशन भी होने वाला है, महिलाओं का रिजर्वेशन भी एमएलए के अंदर होने वाला है। आगे जो भी चुनाव होगा वो महिलाओं का रिजर्वेशन उसमें होगा। तो अपने घर में जो भी महिलाएं हैं जो थोड़ा बहुत एक्टिव है उनको भी आगे लाइए। और जो यहाँ बहनें बैठी है, जो हमारी माताएं बहनी, उनमें से भी कुछ जिनका इच्छा है कि मैं तो राजनीति में